Hello students, welcome to my channel. This is the fourth poem of the book First Flight of class 10th. इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलाइन वेल्स। अगर हम कैरोलाइन वेल्स की बात करते हैं तो वो एक अमेरिकन पोएटेस थी। शी वॉज born on 18th June 1862 and died on 26th March 1942. पोएम में पोएटस ने ये हमें बताने की कोशिश की है कि हम कैसे डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये पोएम थोड़ी ह्यूमरस है, आपको इसको पढ़ने के बाद हंसी भी आएगी थोड़ी सी। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर मान लो कभी आपको मौका मिले कि आप जंगल में जाओ, ईस्ट के जंगल में जाओ, तो अगर वहाँ पे आपको एक लार्ज टाउनी बीस्ट दिखे, टाउनी मतलब होता है थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर, जैसे कि लॉयन की स्किन होती है, उस कलर का अगर आपको बीस्ट दिखे और उसकी दहाड़ ऐसी हो कि दहाड़ सुन के ही आपकी जान निकल जाए, तो आप समझ जाना कि वो एशियन लायन है। ठीक है, एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने के तरीके को यहाँ पे कैरोलाइन वेल्स ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाओ टहलते हुए, आपको एक शाही जंगली जानवर मिल जाए जो आपका को ग्रीट करे, आपको वेलकम करे, और उसकी स्किन कैसी हो, उसका ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड मतलब स्किन की बात की जा रही है, बैकग्राउंड की बात की जा रही है कि बैकग्राउंड येलो हो और उस बैकग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं वो आपको खा न जाए। और ये सिंपल रूल से, कौन सा सिंपल रूल से, ये देख के कि ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स है, आप पहचान सकते हो किसको, बंगाल टाइगर को। डिसर्न मीन्स होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. यहाँ पे स्ट्रॉलिंग मतलब होता है ऐसे कैजुअली वॉकिंग करना। तो यहाँ पे पोइटेस बोलती हैं कि जब आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ और आपको एक बीस्ट मिले, एक जानवर मिले जिसकी हाइट मतलब स्किन कैसी हो, विथ स्पॉट्स इज पेपर मतलब होता है वो जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उनकी बात की गई है कि वो उसके ऊपर क्या हो, स्पॉट्स बिखरे हों। तो जैसे ही वो आपको दिखेगा वो आपके ऊपर क्या कर देगा, लेफ्ट कर देगा। लेफ्ट की स्पेलिंग देखो क्या होती है, LEAPT, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस पोएम में रिदम लाने के लिए लैप लिखा गया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो लैप ऑन अगर आपके ऊपर झपटता है, आप जान जाना कि वो क्या है, लेपर्ड है। और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, आप कितना भी दर्द में चिल्ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो लगातार आप पे झपटता रहेगा। तो ऐसे आप लेपर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more kiss. अब देखो यहाँ पे बेयर की बात की जा रही है कि अगर आप अपने आसपास घर के आंगन में ऐसे टहल रहे हो, घर के आसपास टहल रहे हो और आपको एक क्रिएचर दिखता है और जो आपको देखते ही क्या कर लेता है, हग कर लेता है, आपको गले लगा लेता है, तो समझ जाना कि वो कौन है, बियर है। क्योंकि बियर क्या करता है, जब भी वो किसी को देखता है तो उसको गले लगाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कौन कह रहा है, पोएटस कह रही है। और अगर आपको कोई डाउट है
तो आप क्या करना, आप देखना, आप जितनी देर तक उसके सामने रहोगे वो आपको क्या करेगा, लगातार जस्ट वन मोर कैरस। कैरस मतलब होता है एक जेंटल टच, वही हग करना, वो आपको बार बार क्या करता रहेगा, हग करता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Though to distinguish beast to prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyena comes with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो अब आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट करना है आपको दो बीस्ट में से, ऐसे बीस्ट बीस्ट जो कि बीस्ट ऑफ प्रे हैं। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है कि ऐसे जंगली जानवर जो कि दूसरे जानवर को खा के अपना पेट भरते हैं, ऐसे जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों को खा के अपना पेट भरते हैं। तो अगर आपको जानवरों में डिफ्रेंशिएट करना हो, डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफ्रेंशिएट करना हो, तो एक नॉविस कंफ्यूज हो जाएगा। नॉविस मतलब नौसिखुआ। अगर ऐसा कोई नौसिखुआ होगा जिसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास, क्रोकोडाइल और हाइना में यही कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगी। हाइनास क्या होते हैं, उनकी स्माइल्स होती है, वो बहुत अच्छी स्माइल देते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल क्या करते हैं, रोते हैं। तो इस तरह आप हाइनास और क्रोकोडाइल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not an ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, there's the chameleon you see. अब देखो यहाँ पे किसकी बात की रही है, खमीलियन की बात की जा रही है। खमीलियन क्या होता है, खमीलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट क्या होता है, लिजार्ड की तरह होता है, छिपकली की तरह। अगर आप देखोगे तो वो दिखता है, उसके पास कोई कान नहीं होती, कोई विंग नहीं होती। अगर आपको पेड़ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेना आप किसको देख रहे हो, खमीलियन को देख रहे हो। क्यों, क्योंकि खमीलियन की एक क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, रंग बदलता है। कहते हो ना यार, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। गिरगिट क्या करता है, जिस भी सरफेस पे रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ऑब्वियसली अगर वो पेड़ पे रहेगा तो पेड़ के अकॉर्डिंग भी तो अपना कलर चेंज करेगा। और जब आप उस पेड़ को देखोगे तो आपको तो यही लगेगा कि पेड़ पे कोई नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको पेड़ पे कोई नहीं दिखे तो आप समझ जाना कि आप किसी खमीलियन को देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह आपने 7 वाइल्ड एनिमल्स को देखा, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के तरीकों को देखा। अब हम इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो जब राइम स्कीम हम देखते हैं तो पूरी पोएम में एक ही राइम स्कीम हर स्टैंजा में है, वो है ABCC। अब देखो कैसे, चांस पहला वर्ड है, चांस आपको और कहाँ दिख रहा है, चांस यहाँ पे, और उसकी सेम वैसा साउंड, सेम वैसा राइमिंग साउंड आपको कहाँ मिल रहा है, एडवांस में। तो यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे भी आपने ए लिख दिया। ईस्ट बीस्ट, बी लिख दिया, फिर यहाँ पे भी बी लिख दिया। डैन लैंड, सी लिख दिया, सी लिख दिया। पूरी पोएम के हर स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है, ABCC। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी लिटरेरी डिवाइस है, वो है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी एक से ज़्यादा लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के कंटिन्यू हो तो उसको हम इंजैम्पमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, थर्ड लाइन और फिर फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन के बाद कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, और वो फोर्थ लाइन में आके फिर हमें कॉमा दिखने को मिल रहा है। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड में भी है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पैराग्राफ में इंजैम्पमेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इन्वर्जन भी है। इन्वर्जन क्या होता है कि सेंटेंस का, हर सेंटेंस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन जब हम इन्वर्जन को फॉलो करते हैं तो तब क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि सेंटेंस अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट अपने जगह पे नहीं है, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। जैसे इस लाइन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पे इन्वर्जन है।
तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक जो और लिटरेरी डिवाइस है वो है अल्यूजन। क्या है? अल्यूजन। मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब भी किसी फेमस थिंग को या प्लेस को या एनिमल को रिफ़र किया जाता है, एशियन लॉयन फेमस है, इसको यहाँ पे रेफ़र किया गया है, तो ये क्या है? अल्यूजन है। ठीक है, अल्यूजन, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में आपको भी यहाँ पे भी एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एलिट्रेशन। किन किन वर्ड्स में आप देखोगे कि यहाँ पे आर की रिपीटिंग साउंड है, रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड। आर जो कॉन्सोनेंट है आर, वो आसपास के वर्ड्स में दोनों की स्टार्टिंग किससे हुई है? आर साउंड से हुई है, कॉन्सोनेंट साउंड से हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? अलिट्रेशन बोलेंगे। इसमें भी एल्यूजन है, बंगाल टाइगर को रिफ़र किया गया है, तो यहाँ पे एल्यूजन भी है, इन्वर्जन भी है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब ऐसे होना चाहिए ना, टू डिजर्न बंगाल टाइगर, लेकिन यहाँ पे क्या है? बंगाल टाइगर टू डिजर्न, तो यहाँ पे इन्वर्जन है। यहाँ पे सेंटेंस के सीक्वेंस को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है, उसको थोड़ा सा उलट पलट के दिया गया है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में पोएटिक लाइसेंस यूज़ हुआ है। पोएटिक लाइसेंस देखो वो होता है कि हर एक पोएट को ये अधिकार होता है कि वो अपने जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है। जैसे यहाँ पे था ना लेफ्ट, स्पेलिंग क्या होती है? LEAPT, लेकिन पोएटस ने यहाँ पे ए को क्या कर दिया है? गायब कर दिया है और लेफ्ट लिखा है। यहाँ पे भी लीप होता है, लेफ्ट लिखा है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। जब पोएट क्या करते हैं, कोई पोएट ऐसा कर सकता है जिसको पोएटिक लाइसेंस बोला जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स की स्पेलिंग्स को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। रिपीटिशन भी है यहाँ पे। रिपीटिशन मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन और रेपिटिशन में अंतर होता है। देखो, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का को रिपीट किया जाता है एलिट्रेशन में, लेकिन रेपिटिशन में दो वर्ड्स को, दो एक जैसे वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, लेफ्ट एंड लेफ्ट, दो बार गए तो इसको रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा रुको, यहाँ पे देखो एलिट्रेशन भी है। यहाँ पे है ना, ही हैज़, एच साउंड दो बार आया है, तो इस स्टैंजा में एलिट्रेशन भी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा में आपको क्या दिखेगा? इंजैबमेंट दिखेगा। देखो, सेकेंड लाइन के बाद कोई भी फर्स्ट लाइन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है और वो सेकेंड लाइन में लगा है कॉमा, तो यहाँ पे क्या है? इंजैबमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्यों है? वेरी वेरी, दो वर्ड्स को क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इस स्टैंजा में क्या है? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है? नॉविस नॉन प्लस, ठीक है, एन साउंड से दो वर्ड स्टार्ट हुए हैं, तो इसको एलिट्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे इंजैबमेंट भी है। क्यों है? क्योंकि प्रे इस लाइन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। लास्ट लाइन में आते हैं, लास्ट स्टैंजा में आते हैं। लास्ट स्टैंजा में एलिट्रेशन फॉलो हुआ है, ही हैज़ंट, ही भी है, हैज़ंट भी है, एच साउंड दो बार आया है, तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आई होगी, लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आई होगी। देखो स्टूडेंट्स, लिटरेरी डिवाइसेस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये 10th में भी, 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, और आगे की क्लासेस में जब भी आप जाओगे, आप कोई भी पोएम पढ़ोगे, तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस आनी चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।